Hello everyone, welcome to your YouTube channel NCRT Adda. So here we have came with a new video with a new chapter of class 8 that is pressure. ठीक है, तो हम लोग आज अपना जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी प्रेशर और दिस इज़ द वेरी इजी चैप्टर. आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो इसको बस आराम आराम से आपको देखते चलना है. और इसमें बहुत सारे ऐसे हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपके जो हायर क्लासेस हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं बिकॉज यू विल स्टडी अबाउट प्रेशर इन योर हायर क्लासेस ऑल्सो, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर है कि हम लोग प्रेशर के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उनके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रेशर जो लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उनको हम लोग मेजर कैसे करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर प्रेशर इन एयर पढ़ेंगे, उनको हम कैसे मेजर करते हैं, फिर उसके अलावा हम किस तरीके उनके क्या क्या एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में बेसिकली कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो, इनफैक्ट विद द टॉपिक हमारा. तो पहली बात तो कि प्रेशर है क्या, प्रेशर के बारे में हमें जानना है कि प्रेशर है क्या. ठीक है, मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं. फोर्स पढ़ा हुआ है और हमने क्या पढ़ा है, फ्रिक्शन. ये दो चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले में कवर करके रख लिए हैं. तो बेसिकली फोर्स प्रेशर क्या है ना, प्रेशर है कि प्रेशर इज़ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. मान लीजिए इतना बड़ा कुछ जगह है या इतना बड़ा कोई भी चीज़ है, इस पर जो भी फोर्स एक्सर्ट होगा दैट विल बी काउंट एज प्रेशर. मतलब कि किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे, किसी एरिया पे हम जो फोर्स लगा रहे होते हैं या फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेशर. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर देखिए ये एक पंप है साइकिल का, जिससे हम लोग साइकिल में हवा भरते हैं ना. ठीक है, तो बाईसाइकिल पंप है ये. और ये देखिए ये है आपका आप कह सकते हैं वो पंप वाला सिलेंडर टाइप का. ये इसका एक इतना बड़ा एरिया है और हम जब इस पर प्रेशर मतलब फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो फिर वो क्या होता है, फिर दैट इज़ प्रेशर एक्सर्ट होता है. ठीक, तो वही चीज़ बताया गया है कि व्हेन यू प्रेस डाउन द हैंडल ऑफ द साइकिल पंप द प्रेशर ऑफ द एयर विद इन द पंप इंक्रीज कर जाता है और फिर हमारे टायर फिर क्या करते हैं, वो हवा से एकदम फिल होने लगते हैं. व्हेन यू पुश द हैंडल ऑफ अ बाईसाइकिल पंप, ठीक है, यू अप्लाई अ फोर्स ओवर द सर्फेस ऑफ इट्स पिस्टन. ठीक है, हमको ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है उसके पिस्टन पे, फिर वो धीरे धीरे हवा हमारी पूरी की पूरी भर देता है. अब क्या है कि ये जो जैसे वी ऑल नो ना कि effects of force also depends on the area of object over which it works. ठीक है, इसी तरीके से जो प्रेशर है ना वो भी किसी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो ये दोनों जो एक्टिविटी है वो आपको उसी समय समझ में आएगी जब आपको ये समझ में आएगा जो प्रेशर है वो कौन कौन सी चीज़ों पे मतलब डिपेंडेंट है, मतलब कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो पहली चीज़ कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहली चीज़ मैं यहाँ पर ही बता दे रही हूँ कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. इसका मतलब है कि हम जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, या जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और जितना कम फोर्स लगाएंगे उतना ही कम प्रेशर लगेगा. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर प्रेशर अफेक्ट हुआ तो फोर्स पे भी अफेक्ट पड़ना ही पड़ना है. ये दोनों एक दूसरे को दे अफेक्ट डायरेक्टली ईच अदर. ठीक है, तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के. क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटा तो ये भी घटेगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. तो ये जो साइन हमने लगाया हुआ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लगाया हुआ है. किसका लगाया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसका मतलब है कि अगर ये अफेक्ट करेगा तो ये, अगर ये इंक्रीज़ हुआ तो ये भी इंक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ हुआ तो ये भी डिक्रीज़ होगा. अगर ये इंक्रीज़ हुआ, फोर्स इंक्रीज़ हुआ तो प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा, अगर फोर्स डिक्रीज हुआ तो प्रेशर भी डिक्रीज करेगा. तो मतलब डायरेक्टली इन दोनों पे इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है. पहला चीज़ तो आपको समझ में आ गया ना कि प्रेशर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहली चीज़ कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. कौन? प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फोर्स. नेक्स्ट थिंग कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया.
प्रेशर इज इनवर्सली। अब आप पूछेंगे कि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आपने बताया था, तो अब इसको आगे देखिए। यहाँ पर जब ऐसे मैंने लगा दिया रेसिप्रोकल, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा ना रेसिप्रोकल करना, तो अगर हमने इस तरीके का 1 ऊपर लिख दिया और नीचे कोई चीज़ लिख दी है ना इस तरीके से, मान लीजिए एरिया, दैट मीन्स कि अब यहाँ पर ये चीज़ शो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि अब जो प्रेशर है, क्या कहा मैंने कि वो एरिया के जो सेकंड हमारा फैक्टर है जिस पर प्रेशर डिपेंड करता है, दैट इज कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल की है, पहले ये साइन लगाइए फिर 1/a कर देंगे, तो इट्स का मतलब है कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, मतलब ये इसके अपोजिट काम करेगा। अगर प्रेशर बढ़ा तो एरिया डिक्रीज रहेगा, अगर आपका प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एरिया आपका इंक्रीज होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर आपका एरिया इंक्रीज है तो प्रेशर डिक्रीज रहेगा, और अगर एरिया डिक्रीज है तो प्रेशर इंक्रीज रहेगा। तो मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, कि ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, जो मैंने साइन बनाया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। ठीक है, तो दो चीज़ पे डिपेंड करता है प्रेशर का जो फैक्टर है। पहली चीज़ कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, सेकेंड थिंग इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया। तो यहाँ पर मैंने बताया, अब इसको हम एक तरीके से, अब इनका हमको फॉर्मूला बनाना है तो हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही है। ठीक, ये तो हम लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा जो फॉर्मूला निकल करके आएगा प्रेशर का, अभी क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इसको मैं एकदम अच्छे तरीके से बताऊं कि अगर इनको, क्योंकि अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमें साइन हटाना है, क्योंकि इस और इसके आगे हमें इज इक्वल्स टू लगाना है। ठीक है, क्योंकि अब ये इसका फॉर्मूला है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया इसका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इसका ये फॉर्मूला है। ठीक, तो अब ये इज इक्वल्स टू, अभी तक तो हम प्रेशर इज इक्वल्स टू ऐसे F अपॉन A लिख रहे थे ना, अब ये यहाँ पर ये डायरेक्टली ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है वो हटाना पड़ेगा मुझे। अब ये हटाने के लिए कभी भी अगर आपको प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट हमें उसके जगह पर, प्रोपोर्शनल की जगह पे रखना पड़ता है। ठीक है, तो P का जो इज इक्वल्स टू लाने के लिए, ठीक है, एक के कांस्टेंट रखा गया। ये थोड़ा अभी हायर लेवल का है, ये अभी आप लोग बस अपने जनरल नॉलेज के लिए जाने रहिए। ठीक है, कि यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया, दैट दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1, जिसकी के की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हमने इज इक्वल्स टू लगाया। ठीक है, अब हमारे पास एक कांस्टेंट मिल गया। मान लीजिए आपको प्रोपोर्शनल हटाना है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उसकी कोई ना कोई कभी ना कुछ वैल्यू भी होती है, और कभी कभार अगर कुछ वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह पर हम 1 ही रखते हैं। ठीक है, तो कभी किसी की कांस्टेंट की एकदम फिक्स्ड वैल्यू भी होती है, तो अभी आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो ये निकल के आया है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये कैसे आया, ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा ना, वही चीज़ बताया गया है। अब ये हमें लगता है कि अब आप लोगों को ये एक्टिविटी समझ में आ जाएगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बच्चा है और वो ऐसे मैट्रेस के ऊपर, या आप कह सकते हैं अपने, अपना मैट्रेस के ऊपर ऐसे खड़ा है। तो वी ऑल नो कि जब हम ऐसे खड़े रहते हैं तो हमारा जो पूरा वेट है वो हमारे पैरों के ऊपर आता है, और वो क्या एक ही पॉइंट पे लग रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ धंस जाएगी ना, थोड़ी सी नीचे डीप हो जाएगी, तो वो हमें दिखता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वेट है पूरा का पूरा वो क्या हुआ है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें वो जो मैट्रेस है वो दबी हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये लार्ज एरिया कवर कर रहा है इन कंपैरिजन टू दिस वन। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है कि देखिए इस तरीके से अगर हम हाथ में बुक को रखते हैं और एक इस तरीके से रखते हैं तो यहाँ पर हमें ज़्यादा पेन होगा और यहाँ पर हमें ज़्यादा पेन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, इसका एरिया बहुत कम है, बहुत कम है। इवन आपके हाथ में वो एकदम पेंसिल धंस जाएगी और आपको चोट भी लग सकती है और बहुत ही पेनफुल होगा वो। तो इससे हम देख सकते हैं कि फोर्स इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। फोर्स जो है वो, अगर पहले वाले एक्टिविटी में हम इसमें देखते हैं तो देखिए फोर्स हैज़
यहाँ पर स्प्रेड हो गया है वो पूरा का पूरा फोर्स, एंड इट प्रोड्यूसेस और इट प्रोड्यूसेस स्मॉल प्रेशर, एंड व्हेन फोर्स इज स्प्रेड ऑन स्मॉल एरिया इट प्रोड्यूसेस लार्ज प्रेशर। अब ये देखिए वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि अगर लार्ज एरिया रहेगा, ठीक है, अगर क्या रहेगा, लार्ज एरिया रहेगा तो कम प्रेशर लगेगा, ठीक है, लार्ज एरिया कम प्रेशर, कम एरिया लार्ज प्रेशर। अब ये कैसे, यहाँ पर देख रहे हैं कम एरिया लग रहा है, कम एरिया है ना, एकदम कम, एकदम पॉइंटेड है वो, प्रेशर कितना ज़्यादा लग रहा होगा, कितना ज़्यादा दर्द होगा आपको, बहुत ज़्यादा दर्द होगा ना। तो फिर ये तो इसका मतलब है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर देखिए एरिया ज़्यादा है इसीलिए हमें तकलीफ़ कम हो रही है, क्यों, क्योंकि प्रेशर कम लग रहा है। तो इस चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर एरिया आपका ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, लेकिन एरिया कम है, इतना छोटा सा है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, वही चीज़ है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो फ्रॉम द अबव फार्मूला फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन आउट बाय द प्रेशर, जैसे कि वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, द लेसर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द गिवन बॉडी द मोर इज द प्रेशर एक्सर्टेड। ठीक है, जितना कम होगा अगर एरिया उतना ही ज़्यादा प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एरिया अगर कम है प्रेशर हमेशा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो नेल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वॉल पर ऐसे मतलब बहुत आसानी से चली जाती है। इसी जगह पर अगर ब्लंट रहती है, अगर मतलब कि अगर जो कील रहती है अगर वो बहुत ज़्यादा नुकीली नहीं रहती है, हमें कितना ज़्यादा उसको ऐसे ठोकना पड़ता है तब जा कर के वो अंदर जाती है किसी भी वॉल के। यहाँ पर देखिए अगर वॉल एकदम पॉइंटेड है, क्यों, तो फिर वो क्या सरफेस एरिया हम कम रहेगा, क्योंकि एकदम पॉइंटेड रहेगी, आराम से वो अंदर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, प्रेशर क्या रहेगा, एरिया कम है तो प्रेशर आराम से ज़्यादा लग जाएगा और वो अंदर की तरफ चली जाएगी, लेकिन अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, तो मोर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी द मोर द प्रेशर इट विल बी एक्सर्टेड। ठीक, तो वही चीज़ बताई गई है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं ना कि वी हैव जस्ट डिफाइंड प्रेशर इन टर्म्स ऑफ force. Pressure can also be defined in terms of another force called thrust. ठीक है, अब हम इसको इस और तरीके से एक और टर्म में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज थर्स्ट। थर्स्ट क्या होता है, ऐसा फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, अगर कोई फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर किसी चीज़ पे वर्क कर रही है, किसी भी सरफेस पे, कोई भी बॉडी परपेंडिकुलरी, ठीक है, परपेंडिकुलर किसी भी सरफेस पे, ठीक है, कोई भी फोर्स अगर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, या कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है किसी भी बॉडी पे परपेंडिकुलरी, तो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, थर्स्ट। ठीक है, तो थर्स्ट इज़ व्हाट, थर्स्ट इज़ अ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, कि कितना उस सरफेस जो बॉडी है उसके सरफेस पे कितना फोर्स टोटल उस समय एक्ट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज थर्स्ट। ठीक है, तो अगर हमको प्रेशर को डिफाइंड करना है पर यूनिट एरिया, तो हम ये भी कह सकते हैं थर्स्ट अपॉन एरिया। थर्स्ट इज़ नथिंग एल्स बट जस्ट अ प्रेशर। ठीक है, आप इसको इस टर्म में भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट, पास्कल। क्या है इसकी ऐसा यूनिट, पास्कल। ठीक है, सब अब जैसे इसका एक और फॉर्मूला है निकालने का, पास्कल क्या है। ठीक है, तो पास्कल देखिए, पास्कल अब जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, अभी हम लोगों ने देखा ना प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन ए। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर, कितनी होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मतलब पास्कल को अगर आपको डिफाइन करना हो, ठीक है, तो अगर आप बता सकते हैं कि प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर को इस तरीके से भी 1 पास्कल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेशर। ठीक है, तो आपको अगर प्रेशर डिफाइन करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 पास्कल, आप देखिए आप वही चीज़ रखी गई है यूनिट के, देखिए यूनिट फोर्स की कितनी होती है, ऐसा यूनिट की बात हो रही है, न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बस बताया गया है आपको, आप चाहे वैसे लिखिए चाहे इतना इलाबरेटेड फॉर्म में लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी के बेस्ड पे आपको वो भी देखने को मिलते हैं।
क्या देखने को मिलते हैं आपको? इसी तरीके से आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट मत भूलिएगा। एसआई यूनिट प्रेशर की क्या होती है? पास्कल, और उसको डिनोट करते हैं पी और स्मॉल ए से, पी ए, पा, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी कवर करेंगे, ठीक है, इसे कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं। अब जैसे प्रेशर के जल्दी जल्दी से एग्जांपल क्या देख लेते हैं कि वी ऑल नो कि बहुत सारे हम एग्जांपल अपने आसपास देखेंगे प्रेशर के, ठीक है। कि अगर हम सैंड पे चल रहे होते हैं, मतलब कि रेगिस्तान वाले इलाकों पर अगर हम चल रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो फीट है वो नीचे की तरफ धंसने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कैमल का देखें तो वो क्या होते हैं, बहुत ईजिली हम सैंड पे चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो फीट होते हैं ना वो बहुत ब्रॉड होते हैं, ठीक है। तो ब्रॉड होते हैं तो इससे क्या होगा, अब भी बताया था ना कि जब लार्ज एरिया है, कवर अगर लार्ज एरिया किया है तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। तो इसीलिए इनके पैर क्या होते हैं, नीचे नहीं धंसते हैं, ठीक है। और तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि अगर लार्ज एरिया रहेगा, ब्रॉड फीट होगा, तो क्या होगा, एरिया फोर्स जो क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो प्रेशर कम लगता है सैंड पे, इसीलिए वो आराम से चल पाते हैं। इसी तरीके से सेकंड हमारा जो एग्जांपल है, जो स्कूल की बैग होती है, आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप लोगों की जो बैग होती है, बहुत स्टाइलिश बैग्स आते हैं, ठीक है। तो पहले के टाइम पे तो इस तरीके से रहता था कि ऐसे दो तरीके का, इस तरीके का बैग रहता था, यहाँ पर ऐसे चुटपुटिया सी लगी रहती थी, ठीक है। और एकदम पतला सा ऐसे रहता था, एक स्ट्रिप टाइप का, उसी को हम लोग टांग करके जाते थे स्कूल, ठीक है। तो ऐसा होता था हम लोग के यहाँ। तो अब तो बहुत ही स्टाइलिश बैग आ गए हैं, एयर बैग टाइप के रहते हैं, एक ही रहता है और बहुत सुंदर सुंदर बैग रहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आजकल के जो बैग रहते हैं उसमें बहुत एक अच्छी चीज़ है कि उनके जो स्ट्रिप्स होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इतनी बड़ी ब्रॉड टाइप की हमें, बड़ी सी एकदम ब्रॉड टाइप की हमें वो देखने को इसमें मिलेगी। इनकी जो स्ट्रिप होती है, जो ऐसे बैग हम लोग टांगते हैं अपने कंधों पर, ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रिप होती है कितनी बड़ी सी वाइड सी होती है ना, तो एकदम थिक सी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कि इसलिए किया गया है क्योंकि जितना बड़ा, अभी मैंने बताया ना, जितना बड़ा आपका स्ट्रिप रहेगा उतना ज़्यादा आपका जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो एरिया ज़्यादा रहेगा जिसकी वजह से प्रेशर कम रहेगा, आपके कंधों पर जोर कम पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके कंधों पर बहुत बहुत पेन होगा, बहुत आपको जैसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ भारी सा रख दिया गया है ना। तो वही चीज़ है कि वाइडर स्ट्रैप इसीलिए होते हैं थिक क्लॉथ के, तो क्योंकि बहुत सारी आजकल के बच्चे बहुत सारी किताबें लेकर के जाते हैं, बहुत सारी किताबें, तो जब वाइडर स्ट्रिप रहेगी तो फिर क्या होगा, लेस प्रेशर लगेगा। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया, एरिया में क्या हो गया, बट गया थोड़ा सा, मतलब एरिया ज़्यादा हो गया, तो वो प्रेशर कम कर देगा शोल्डर्स पे। तो इसीलिए हैंस चाइल्ड कैन कैरी हैवी स्कूल बैग मोर कंफर्टेबली, इसीलिए और आप किताबें भर सकें, और अच्छे से किताबें भर सकें, इसीलिए वाइडर स्ट्रैप बनाई गई है, ठीक है। द वेट ऑफ द स्कूल बैग विल फॉल ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ द शोल्डर, ठीक है। अगर यहीं पतली स्ट्रैप रहती है, ये देखिए, अगर पतली स्ट्रैप रहती है तो फिर आपको बहुत भारी सा लगेगा, बहुत पेन होगा यहाँ आपके कंधों पर, ठीक है। तो इसीलिए जो स्ट्रैप बनाई गई है अब वो बहुत ही वाइडर बनाई गई है, ठीक है। अगर स्मॉल एरिया रहेगा तो दिस विल एक्सर्ट अ लार्ज प्रेशर, प्रेशर विल बी लार्ज एंड it will become very painful for the child to carry the heavy school bag, ठीक है। वही चीज़ अब थर्ड में क्या बताई गई है, थर्ड में भी यही चीज़ बताई गई है कि इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन अ सॉफ्ट सैंड विथ फ्लैट शूज़। अब यहाँ पर बताई गई है कि अगर आप सैंड वगैरह में चल रहे हैं, अगर थोड़ी सी रेगिस्तान जैसा इलाका है और आप वहाँ पर एकदम खूब सुंदर सी शार्प, एकदम इतनी सुंदर सी हील पहन के अगर आप चलेंगे तो आपकी जो हील होगी वो धंस जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका आप देखिए कितना छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया है ना। तो वही अभी बताया ना, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। प्रेशर जब ज़्यादा लगेगा तो ये क्या होगी, नीचे एकदम सीधा आपके सैंड में धंस जाएगी आपकी हील, ठीक है, और आप चल नहीं पाएंगे। और अगर आप फ्लैट पहन के जाएंगे, ठीक है, अगर आप फ्लैट पहन के जाएंगे तो वो क्या करेगा, एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और एरिया जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आराम से आप चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया है कि अ फ्लैटर शूज हैज़ अ ग्रेटर एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सॉफ्ट सैंड ड्यू टू विच देयर इज लेस प्रेशर ऑन द सॉफ्ट ग्राउंड, दैट इज़ वाई
Flat shoes do not sink in much in soft sand. It is easily to walk on it. ठीक है, इसीलिए आप अगर कभी भी सैंडी एरिया में जाते हैं तो एकदम अच्छा सा सॉफ्ट एकदम फ्लैट शूज़ या फ्लैट चप्पल पहन के ही जाइए. ठीक है. वाइल अ शार्प हील हैविंग अ स्मॉल एरिया, ये देखिए स्मॉल एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सॉफ्ट सैंड, सो इट एक्सर्ट अ ग्रेट प्रेशर. ठीक है. एंड सो द शार्प हील सिंक डीप इनटू द सॉफ्ट सैंड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेयर द wearer to walk on the soft sand. इसीलिए हमें चलने में इसमें दिक्कत होगी. फिर नेक्स्ट क्या है कि जब कोई इंसान वॉक कर रहा होता है ग्राउंड पे, द प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज़ मोर देन ही इज़ स्टैंडिंग. अब जैसे कि व्हेन अ मैन वॉक्स ऑन द ग्राउंड द प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज़ मोर देन व्हेन ही इज़ स्टैंडिंग. ठीक है, स्टैंड कर रहा होता है और उसके कंपैरिजन में अगर वो चल रहा होता है तो अगर हम देखेंगे कि प्रेशर जब चल रहा होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है. ठीक है. अब इसका रीज़न क्या है? व्हेन अ मैन इज़ वॉकिंग देन एट वन टाइम ओनली हिज वन फुट इज़ ऑन द ग्राउंड ना. अगर हम देखते हैं कि अगर एक इंसान चल रहा है तो उसका एक पैर क्या करेगा, एक पैर चलेगा तो एक पैर पीछे का उठाएगा तभी तो आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे ना. तो एक इस पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, फिर इस पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है ना. तो इस तरीके से आप एक एक कदम बढ़ाते चलते हैं ना. तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको जब इंसान चल रहा होता है तो इट एक्सर्ट अ लार्ज प्रेशर इन कंपैरिजन टू व्हेन ही इज़ स्टैंडिंग. ठीक है. तो ड्यू टू दिस अ वेट ऑफ अ मैन फॉल्स ऑन द स्मॉलर एरिया ऑफ द ग्राउंड एंड प्रोड्यूस मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड. अगर उसी जगह पर हम देखें व्हेन मैन इज स्टैंडिंग बोथ फीट, उनके जो दोनों पैर हैं वो दोनों के दोनों ग्राउंड पे हैं. ड्यू टू दिस द वेट ऑफ द मैन फॉल्स ऑन द लार्ज एरिया ऑफ अ ग्राउंड विच एक्सर्ट्स लेस प्रेशर, जो कि लेस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है ग्राउंड पे. ठीक है. अब वही है कि अगर आप एक पैर पे जाएंगे तो आप क्या, एरिया कम, एक पैर हुआ एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, दो पैर रखेंगे प्रेशर बढ़ गया, सॉरी फोर्स बढ़ गया, एरिया ज़्यादा हो गया, प्रेशर कम लगा, लेस प्रेशर. वही चीज़ है यहाँ पर. इसी तरीके से जो वुड पैकर है, वुड पैकर देखिए वो क्या करता है कि जो ट्रीज़ की ट्रंक होती है उस पर ऐसे करके मतलब कि ऐसे अपना हैमर मार मार के एकदम बीक मार मार के, वुड पैकर हैमर जो होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं ट्रीज़ की ट्रंक पे ऐसे अपनी चोंच मार मार करके एकदम एकदम उनकी शार्प चोंच होती है. ठीक है, बीक होती है, वो उसको एकदम पॉइंटेड होती है और उसको एकदम हैमर कर करके एकदम छेद कर देते हैं उस पर. ठीक है. तो दिस इज़ ड्यू टू के वो एक पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया पे ही एकदम स्मॉल एरिया पे वो एकदम उस पर बीक मार रहे हैं. ठीक है, अपना बीक मार रहे हैं. दैट्स वाई ड्यू टू अ लार्ज इफेक्ट इट कैन मेक अ होल इन द वुड वेरी फास्ट. इसी की वजह से, क्योंकि इसी एकदम पॉइंटेड एरिया पे एकदम मार रहे हैं ना, तो आपका एरिया क्या है, केवल उतना ही है. ठीक है, एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है और वो होल बनता चला जा रहा है. इन द सेम वे अगर हम एप्पल लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर हम ब्लंट कोई भी ब्लंट इन द सेंस के धारीदार कोई चीज़ ना होना, मतलब कि धार उसमें ना होना, तो अगर आपने चाकू ली है तो आप देखेंगे कि जो शार्प नाइफ़ होती हैं उनसे अगर हम एप्पल को कट करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी कट हो जाएंगी इन कंपैरिजन टू कि अगर हम कोई ब्लंट तरीके की नाइफ़ लेते हैं. तो इट इज़ जस्ट बिकॉज कि अगर हम ऐसा क्योंकि अगर शार्पर चीज़ रहेगी तो इसका मतलब है कि वो लेस एरिया लेगी और लेस एरिया में फटाक से प्रेशर ज़्यादा लगेगा और कोई भी चीज़ कट एकदम फटाक से कट जाएगी. अगर कोई चीज़ ब्लंट रहेगी, धारदार नहीं रहेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और वो प्रेशर कम एक्सर्ट कर पाएगा. ठीक, इसकी वजह से जल्दी कोई चीज़ कट नहीं पाएगी. द शार्पर हैज़ द लेस एरिया मतलब प्रेशर ज़्यादा. ठीक, इसी तरीके से जो ये देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, एकदम ये धारदारी एकदम है. ठीक है, जो टिप होती है एकदम स्विंग निडल की, उनको एकदम शार्प बनाया जाता है सो एज टू पुट लार्ज प्रेशर ऑन द वेरी स्मॉल एरिया ऑफ क्लॉथ. ठीक है, इतना समझ में आया. वही चीज़ के एकदम जो सुई होती है, जो निडल होती है, उसकी ऊपर वाली एकदम कितनी नोकीली होती है ना. इधर से मान लीजिए यहाँ पर आपने धागा डाला, एकदम एकदम शार्प होती है. ठीक है, ताकि वो एकदम कम एरिए में
आपका काम एरिया कम कवर करेगी, प्रेशर ज़्यादा लगेगा और बहुत आसानी से आपका काम जो है आपके क्लॉथ पे जो स्टिचिंग है या जो भी है वो आसानी से हो सकती है। इसी तरीके से जो नेल हम पॉइंट करते हैं, आप नेल अभी हम लोगों ने बात की थी ना, नेल है उसको हमें कीली को हमें ठोक करके एकदम कुछ लगाना है दीवार पे, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, हथौड़ा उठाते हैं, हैमर उठाते हैं और उसको खटखट खटखट मारने लगते हैं, ठीक। और उसको दीवार में हम इस तरीके से मारते हैं और ताकि वो जल्दी से अंदर की तरफ कील धंस जाए और उसमें हम कोई चीज़ बढ़िया सी पेंटिंग या कुछ भी हम टांग सकें, ठीक है, उसको हैंग कर सकें बहुत अच्छे से। तो हमें क्या करना है कि अगर ब्लंट रही, ठीक है, अगर जो इसकी जो नोक रही अगर वो ब्लंट रहेगी तो आप बहुत देर तक आप करते रहेंगे, मारते रहेंगे उस पर हैमर, कील पे वो नहीं जाएगी दीवार के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर यही इसका एरिया कम हो जाएगा, मतलब अगर ये बहुत इसकी नोकीली रहेगी, ठीक है, नीचे से, तो बहुत आराम से आप इसको बहुत अच्छे से क्यों, क्योंकि इसका एरिया कम है और प्रेशर हम जैसे ही देखेंगे प्रेशर ज़्यादा लगता जाएगा, अंदर की तरफ ये धंसती चली जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि वेरी स्मॉल एरिया ऑफ वुड और वॉल टू क्रिएट अ लार्ज प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर लगेगा विच पेनेट्रेट्स द नेल इनटू वुड एंड वॉल ईजिली। चाहे आप लकड़ी में आपको कोई कील ठोकनी हो, चाहे आपको वॉल पे ठोकनी हो, आप बहुत आसानी से आप ठोक सकते हैं। इसी तरीके से जो स्काइज होते हैं, यूज टू स्कायर्स, स्कायर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट। ये देखिए स्काइज होते हैं, ये लॉन्ग और फ्लैट है, ठीक है, लॉन्ग भी है और फ्लैट भी है, ठीक है। जब स्नो पे हम लोग ये सब इस तरीके से स्काइज करने के लिए जाते हैं तो जो स्कार्स होते हैं ये देखेंगे ये लॉन्ग होते हैं और एकदम फ्लैट होते हैं, कुछ भी नहीं, ताकि जो एरिया हो वो ज़्यादा लगे और वो सिंक ना कर पाए, ठीक है, और प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट ना हो पाए, ठीक है, और वो आसानी से एकदम अच्छे से वो एकदम स्लाइड कर पाए, ठीक है। तो दिस मेक द स्कायर्स टू स्लाइड ओवर द स्नो ईजिली एंड देयर फीट डू नॉट सिंक इन द ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पर एरिया बढ़ा दिया गया है, ठीक, और फ्लैट है तो इसीलिए एरिया बढ़ गया है तो प्रेशर कम लग रहा है, इसलिए वो सिंक नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो टायर होते हैं बसेस के और ट्रक्स के वो बहुत ही ब्रॉड बनाए जाते हैं, स्पेशली डबल होते हैं, ताकि जो प्रेशर है ऑन द टायर इज़ रिड्यूस्ड, तो प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके और टायर बर्न मतलब बर्स्ट ना कर पाए जल्दी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर एक रहेगा और ज़्यादा चीज़ें रहेंगी, मतलब मान लीजिए ज़्यादा सामान हमने उस पर डाल दिया, टायर फट जाएगा, प्रेशर ज़्यादा लग जाएगा ना, ठीक। इसी तरीके से जो बिगर व्हील्स होते हैं, द लेस इज़ द प्रेशर ऑन देम सो दैट दे कैन कैरी ग्रेट वेट, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा वेट वो कैरी कर सकें। इसी तरीके से जो पॉटर्स होते हैं, जो लोग दिया वगैरह बेचते हैं, ठीक है, तो पोटर्स वियर टर्बन्स मतलब ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके खूब एक छोटी सी देखिए वो लोग कपड़े की ऐसे टर्बन टाइप का बना लेते हैं, ठीक है, एकदम गोल गोल करके हैवी सा, और उसके ऊपर फिर सामान रखते हैं, ठीक है, ताकि एकदम प्रेशर यहाँ पे ना लगे, वो प्रेशर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अदरवाइज़ इनके सर पे एकदम हेड पे वो प्रेशर फील होगा। ऐसे क्या रहेगा, एरिया थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा और उनको उतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता है, ठीक है। दिस टर्बन रिड्यूस द प्रेशर ऑन द हेड। इसी तरीके से जो आर्मी टैंक होती है, ठीक, आर्मी टैंक होती है वेइंग मोर देन 1000 टन्स रेस्ट अपॉन अ कंटिन्यूअस चेन। तो ये जो चेन होती है, इट इज़ अ वाइड स्टील बेल्ट प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ अ टैंक सो दैट दे एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड डू नॉट सिंक। आर्मी की जो टैंक वेज करके जाती है ना, तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा उसमें 1000 ऑफ टन्स रहते हैं, तो ऐसे कॉन्टीन्यूअस चेन बनी रहती है। तो इसी तरीके से ताकि वो सिंक ना कर पाएँ और लेस प्रेशर एक्सर्ट हो, देखा होगा आप लोगों ने, इस तरीके से एकदम चेन बनी रहती है, आप देखते हैं ना ऐसे, और ये ऐसे गोल गोल घूमा करती है ऐसे, यहाँ पर आपको लगता होगा कि नीचे और कुछ भी है, तो वो दैट इज़ कॉल्ड एज कि हाँ वो चेन कॉन्टीन्यूअस चेन जैसे राउंड राउंड घूमा करती है, ताकि वो लार्ज एरिया कवर कर सके और लेस प्रेशर एक्सर्ट हो ग्राउंड पे और वो सिंक ना कर जाए, और हम जो भी हो अपना काम जो है अच्छे से हमारे जो आर्मी मैन हैं वो अच्छे से अपना काम वो कंडक्ट कर पाएँ, जो भी उनके जो इक्विपमेंट्स हैं या वेपन्स हैं उनको अच्छे से वो यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके की चेन आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे रोल रोल करके रहती है, ठीक।
इसी तरीके से है वुडन स्लीपर्स आर केप्ट बिलो द रेलवे लाइंस, ठीक है। ये इस तरीके की आप लोगों ने देखी होगी ना कि ये वुडन स्लीपर्स ये इस तरीके लगी रहती हैं, लकड़ी के ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऐसे आपने वुडन स्लीपर्स देखे होंगे, रेलवे लाइंस के नीचे रहते हैं। इसलिए रहते हैं ताकि सो दैट देयर इज़ लेस प्रेशर ऑन द ट्रेन ऑन द ग्राउंड एंड रेलवे लाइंस में नॉट सिंक इन द ग्राउंड। अगर ये इस तरीके से नहीं लगे रहेंगे तो ट्रेन क्या होगी, इस पे जब चल के जाएगी रेलवे लाइन पे तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंसते चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट करके ये इस तरीके से लगा दी गई है नीचे वुडन स्लीपर्स, ताकि उस पर क्या है कि लेस प्रेशर एक्सर्ट हो, ठीक है, लेस प्रेशर एक्सर्ट हो, ठीक है, और वो सिंक ना कर पाए। सो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और इन सब में से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर भी है कि ब्रॉडर टायर्स ऑफ अ ट्रैक्टर स्प्रेड वेट ओवर अ लार्ज एरिया। देखिए जो ट्रैक्टर के टायर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, सो दैट देयर इज़ लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, ताकि ग्राउंड पर लेस प्रेशर लग सके। ड्यू टू दिस ट्रैक्टर कैन ट्रैवल ओवर सॉफ्ट एंड मडी ग्राउंड विदाउट सिंकिंग। वो धंसते नहीं हैं इसीलिए, ठीक है। अगर वही छोटे छोटे टायर रहेंगे, देखिए पतले पतले से रहते हैं, धंस जाते हैं, उनको निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ब्रॉडर बनाए जाते हैं ताकि प्रेशर कम एक्सर्ट हो और वो कहीं भी सिंक नहीं कर पाएँ। तो देखिए जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए हैं बहुत ज़्यादा इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि इनसे रिलेटेड आपको आंसर्स लर्न कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि वुडन स्लीपर्स के नीचे रेलवे लाइंस के नीचे वुडन स्लीपर्स क्यों रखे जाते हैं, ठीक है। या इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि वाई पोर्टर्स वियर टर्बन्स, या उसके क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये सारे इसी तरीके से क्वेश्चंस बन करके आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो अभी ये तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो यहीं पर हम लोग आज की जो अपना डिस्कशन है वो यहीं ख़त्म करेंगे। और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट प्रेशर इन लिक्विड्स, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई विल सी यू सून in the next video, and please if you like my video don't forget to like, subscribe and share my channel with your friends, ठीक है। please do a subscription if you are new on my channel, ठीक है। तो I will get motivated and I will make more and more videos for you all. Thank you.